दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी विद सोनिया मिश्रा में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि अब जो मेरी कोशिश रहेगी वो रहेगी कि मैं पॉलिटी को पूरा से पूरा कवर कर सकूं। सबसे पहले कवर करूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में आते हैं। अक्सर हमारा बीपीएससी जो है वो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, हाँ अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जाके देखिए। और हाँ, पॉलिटी में जो है बिल्स भी ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर भी जो है मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक वो भी नहीं देखा है तो वो बहुत अच्छी वीडियो है। एक वीडियो पे आपका पूरा बिल्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लीज वहां पे जाके देख लीजिएगा। हाँ, तो बात करते हैं अब आज के वीडियो की। ठीक है, तो ये होगा पॉलिटी का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं आज कवर करूंगी इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप प्लीज इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 बीपीएससी मेंस। ठीक है, पीटी वाले भी पढ़ सकते हैं, एक ही बात है। पीटी और मेंस का कोई सिलेबस अलग नहीं है तो सेम ही चीज है। ठीक है, तो सबके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज का जो टॉपिक लिया है वो है प्रेसिडेंट का। ठीक है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चंस दिखाए हैं उसमें भी जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं आपको दिखेगा कि प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए प्रेसिडेंट की बात करें तो आप कितना जानते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, हम आपस की लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पूरे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है प्रेसिडेंट के बारे में हम वो देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 52 सेज, आर्टिकल 52 कहता है कि हमारा जो है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 52 ये मेंशन कर रहा है क्या, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। साफ साफ ये लिखा हुआ है, एक प्रेसिडेंट अपॉइंट करना ही होगा, इलेक्ट करना होगा, सॉरी अपॉइंट नहीं, इलेक्ट करना होगा। ठीक है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल 52 में। और आर्टिकल 54 में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कौन होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि, माफ कीजिएगा ये 54 नहीं आर्टिकल 53 है। आर्टिकल 53 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट इज अ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनियन। ठीक है, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो सब ना प्रेसिडेंट के होते हैं, वो सारे डिसीजंस प्रेसिडेंट लेता है। ठीक है, जैसे कि जो भी काम होते हैं सब प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। यहाँ तक कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो सब अपॉइंट होते हैं, तो अपॉइंट पे जिनका अपॉइंटमेंट लेटर आता है उस पर थप्पा किसका लगा होता है, प्रेसिडेंट का लगा होता है। यानी कि ये सारे काम जो है वो प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह होते हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट वगैरह बनते हैं, बहुत सारे जो काम होते हैं ये सब होते हैं किसके नाम पे, ये प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। हाँ, अब प्रेसिडेंट के ऊपर है कि या तो वो खुद एक्ट करे या जो है कोई अपने सबॉर्डिनेट के थ्रू ये काम करवाए। ठीक है, अब अगर आपने सिर्फ आर्टिकल 53 की बात करूं मैं, तो आर्टिकल 53 सुन के ऐसा लग रहा है ना कि यार ये मतलब कैसा, ये रिपब्लिक है, इसमें सिर्फ एक ही इंसान के पास सारी पावर है सब कुछ करने का। तो नहीं, आर्टिकल 53 को एक मिसलीडिंग आर्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि ये पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ सिर्फ एक ही बंदे के हाथ में है जो प्रेसिडेंट है, बट ऐसा नहीं है। इसलिए हमेशा आर्टिकल 53 को किसके साथ पढ़ना चाहिए, आर्टिकल 74 के साथ। ठीक है, तब जाके आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है इसका कंसेप्ट क्लियर होगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आर्टिकल 74 क्या कहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, आर्टिकल 74 सेज देयर शैल बी अ COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसका हेड कौन होगा, हेड हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। और इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा टू गिव एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर, जब भी पावर को इस्तेमाल करने की बात आएगी तो प्रेसिडेंट खुद नहीं करेंगे, इनकी सलाह पे करेंगे। ठीक है, टू गिव एड एंड एडवाइस
टू प्रेसिडेंट। समझे आप? ठीक है, प्रेसिडेंट कोई भी जो इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर जो भी काम है वो करेंगे इनके थ्रू, इनके कहने पे। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है। अगर आपको कहीं ऐसा ना लगता हो कि भाई हमारे जो प्रेसिडेंट है वो कुछ नहीं करते और सारे काम हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट के पास ना टाइम नहीं होता है, ट्रस्ट में। वो सुबह से लेकर ना शाम तक जो है सिर्फ पेपर साइन करते रहते हैं, थक जाते हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि भाई क्योंकि वो इतना मीडिया में दिखते नहीं, इसलिए हमें लगता है कि वो कुछ करते नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी काम है, ठीक है, हमारे देश के हो या इंटरनेशनल हो, सब कुछ सारा भार उनके कंधे पे होता है। ठीक है, चाहे डिफेंस की कोई एक्सरसाइज हो, करनी है, कहाँ करनी, कैसे करनी, ये सारे जो डिसीजन है उन्हें लेने होते हैं। बाहर से जो भी कोई डिप्लोमेट आता है उनको वेलकम करना, ठीक है, ये सारा काम जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर होता है। ठीक है, अब थ्रू 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था हमारा 1976 का, उसके थ्रू ना ये जो हमारा आर्टिकल 74 था, इसमें एक प्रोविजन ऐड किया गया। उस प्रोविजन के तहत जो है हमारे प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा एक्ट करेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिस तरह से एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को वो मानना पड़ेगा, उनके ही अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा कोई भी डिसीजन से रिलेटेड। ठीक है, मैं तो बता देती हूँ, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 42nd हम सब जानते हैं, अगर पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम सब जानते हैं। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1976, इसके थ्रू एक प्रोविजन ऐड हुआ आर्टिकल 74। ठीक है, अब ये जो बात थी कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो एक्ट करेंगे किसके हिसाब से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से एक्ट करेंगे। तो ये जो था ना, इसको बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा और बहुत सारा एप्रिसिएशन भी झेलना पड़ा। क्रिटिसाइज इसको इसलिए किया गया कि भैया वो प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव हेड है इस कंट्री के, उनको पावर को इस तरह से एकदम लिमिट कर दिया गया, ही कांट एक्ट ऑन हिज ओन, इसलिए इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। हाँ, दूसरी तरफ देखें तो इसको काफी अप्रिशिएट भी किया गया। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वो डायरेक्ट उनको हम इलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से इसको अप्रिशिएट भी किया गया कि हाँ ठीक है, एक बंदे के हाथ में सब कुछ नहीं है, उनकी पावर को लिमिट किया गया है। तो इसको दोनों नजरिए से देखा जा सकता है। जो बहुत सारे जो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट को है ना इस अमेंडमेंट के थ्रू सिर्फ प्रेसिडेंट को एक मात्र रबर स्टैम्प बना के रख दिया गया है, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एक्सपर्ट ने ये भी कहा, इस क्रिटिसिज्म को बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया, अपोज किया इसको, ये कह के कि जो इंडिया जो है ना, मतलब इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक रिपब्लिक जो है उसे डेमोक्रेटिक होना चाहिए, और उस नजरिए से देखा जाए तो ये प्रोविजन बिल्कुल सही था। ठीक है, उसके बाद जब हमारा ये तो 42nd की बात हो गई, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब आया 1978 में, तो एक बार फिर से आर्टिकल 74 में चेंजेस किए गए। ठीक है, और इस बार क्या प्रोविजन डाला गया कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से एडवाइस आई। ठीक है, तो उनके पास ये राइट है, ये पावर है कि वो उनकी एडवाइस को रिटर्न बैक कर सकते हैं, वापस उन्हें भेज सकते हैं फॉर कंसिडरेशन, कि आप अपनी इस एडवाइस को एक बार कंसिडर करो दोबारा से। हाँ, अब यहाँ पे क्या है कि अगर यही सेम चीज जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दोबारा प्रेसिडेंट को दी, तो फिर प्रेसिडेंट को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब इससे क्या होगा, एक पब्लिक डोमेन में ये बात चली जाएगी कि जो ये फैसला लिया जा रहा है वो प्रेसिडेंट जो है उसके फेवर में नहीं है, उन्होंने वहां से अपोज किया, बट एक तरह से उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, सो दैट्स व्हाई ही इज एक्सेप्टिंग इट। ठीक है, तो पब्लिक डोमेन में ये बात क्लियर हो जाएगी कि प्रेसिडेंट खुद इस चीज को अपोज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को सेम चीज अगर वापस दी है तो वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो दोबारा डिनाई नहीं कर सकते। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप चाहें ना तो कहीं इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेसिडेंट में तो ये सब चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी। 44 में क्या हुआ था आर्टिकल 74 में कि प्रेसिडेंट कैन रिटर्न बैक एडवाइस टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दोबारा वो सेम चीज दी तो प्रेसिडेंट को वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो इसे हम एक चीज कंक्लूड करके लिख सकते हैं ना कि राइट टू डिसाइड, ठीक है, राइट टू डिसाइड किसके पास है, COM, जो जिनके हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सॉरी,
प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि राइट टू डिसाइड किसके पास है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन राइट टू डिले किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। कैसे, अगर वो चाहे तो वो उनकी चीज को, एडवाइस को वापस रिटर्न कर रहे हैं, इससे हमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, चीजें डिले तो हो रही है, तो राइट टू डिले जो है वो प्रेसिडेंट के पास है बाय नॉट एक्सेप्टिंग एट दैट टाइम। एंड राइट टू नो इज ऑल्सो विद प्रेसिडेंट, चाहे कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट का ये पूरा राइट है कि उनको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, हर चीज की नॉलेज उनके पास होनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 78 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 78 says, आर्टिकल 78 establish a communication channel, a channel of communication between प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है दैट प्रेसिडेंट हैज राइट टू नो, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 78 कहता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए, ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट के पास राइट टू नो है और उस राइट की वजह से जो प्राइम मिनिस्टर है इज ड्यूली बाउंड, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, ही इज ड्यूली बाउंड कि वो प्रेसिडेंट को हमेशा अपडेटेड रखे रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स, लेजिस्लेटिव, मतलब हर फैसले को लेके और जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं देश में, उन सबको लेके हमारे प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा अपडेटेड रहने चाहिए। या फिर या तो प्राइम मिनिस्टर खुद अपडेट करते रहे, या सपोज इन केस के प्रेसिडेंट अगर आगे बढ़ के कुछ पूछते हैं, कुछ सवाल करते हैं, तो उनका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। पीएम इज ड्यूली बाउंड, ठीक है। चलिए सुनिए, आगे बात करते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि उनके पास अगर राइट टू डिसाइड नहीं है तो उनके पास राइट टू नो तो बिल्कुल है, ठीक है। अब दूसरा ये जो आर्टिकल है ये तो हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा है। दूसरा डिपेंड करता है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है, उनकी आपस की बॉन्डिंग कैसी है। अगर उनकी आपस की बॉन्डिंग अच्छी है तो ये कम्युनिकेशन चैनल बेटर हो सकता है। जैसे कि बात करें अगर हम अपने अभी रिसेंट के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, मोदी जी के बारे में, तो मोदी जी और जो हमारे पहले जो प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी जी, उनके बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो इस तरह की अगर बॉन्डिंग होती है ना तो आर्टिकल 78 बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ही बेटर होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिशनरी पावर जो प्रेसिडेंट की है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हेड जो है हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, तो बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन साइलेंट है, यानी कि जिस सिचुएशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है वहां पे जो डिसीजन ले सकते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट ले सकते हैं। ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है जो हमारे प्रेसिडेंट के पास रहती है। डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है, यानी कि जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है वहां पे हमारे प्रेसिडेंट जो है डिसाइड कर सकते हैं। इसका हालांकि इस खुद का जिक्र जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं हो रखा, डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में खुद कहीं नहीं लिखा हुआ। जैसे कि ये जो सिचुएशन है, दिस सिचुएशन कैन बी सिचुएशनल एज वेल एज कंडीशनल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें पूरी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास चलेगी, इसमें कुछ कंडीशंस तो अटैच रहती ही रहती है। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि सपोज कि पीएम के इलेक्शन की बात है, ठीक है, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं आई, कोई पर्टिकुलर पार्टी जो है वो उसको मेजोरिटी आई नहीं, तो अब यहाँ पे किसके पास पावर है, हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है। नॉर्मली तो यही होता है कि जिस पार्टी के सबसे ज्यादा वोट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनको ही प्रेसिडेंट बोलते हैं एक प्राइम मिनिस्टर देने के लिए, कहते हैं कि आप कोलैबोरेट करिए, मेजोरिटी लीजिए और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करिए, ठीक है। अब आप जानते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार, ठीक है, सरकार के जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ यूनियन, पूरी इंडियन यूनियन के हेड कौन है, हमारे प्रेसिडेंट। अक्सर जो है बच्चे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा अपने
अभी तक जो हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं, ठीक है, आर्टिकल्स 52, 53, 74, ठीक है, 78, इन सब से हमें एक चीज ना क्लियर होती है। पूरी एक समरी टाइप में बना के आपको बता रही हूँ। जो हमारे प्रेसिडेंट जो है ना, वो डी जूरी है, वो एक तरह से डी जूरी हेड है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो डी फैक्टो है, ठीक है। अब इससे आप क्या समझते हैं मैं आपको बताती हूँ एक बार। मतलब कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो एक तरह से ना सेरेमोनियल हेड है, यानी कि जब भी कोई चीज ऐसी होती है हमारे उसमें, जैसे कि कुछ भी मान लो 26 जनवरी वगैरह है, या कोई भी सेरेमनी होती है, उसमें जो हेड होते हैं उस वक्त जो सबसे ऊंचे होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, ठीक है, उनको कहा जाता है सेरेमोनियल हेड। सेरेमोनियल हेड। और वैसे देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है डी फैक्टो, यानी कि प्रैक्टिकली देखें तो सारे डिसीजंस वगैरह जो है कंट्री को लेके, ये सारे डिसीजन ले कौन रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। सो डी जूरी किसे कहा जाता है, प्रेसिडेंट, एंड डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? हाँ, चलिए अब हम देख लेते हैं इलेक्शन। अब हम देखते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक स्टेट है, रिपब्लिक कंट्री है, और जो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है। इंडिया जो है, ठीक है, अब इंडिया एक रिपब्लिक है और जो प्रेसिडेंट है ये हेड ऑफ स्टेट है। इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है इनको इलेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई एक पारिवारिक कुछ चलता आ रहा है, प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होते हैं, लेकिन थ्रू अ इनडायरेक्ट प्रोसेस, ठीक है, इनका एक अलग प्रोसेस होता है। अब हम इलेक्शन में क्या बात करेंगे, हम इसमें कवर करेंगे आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952, ठीक है। आर्टिकल 54 की बात करेंगे, देखेंगे इसमें क्या लिखा है, रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 देखेंगे, इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। और तीसरा जो हम इसमें देखेंगे वो होने वाला है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, इलेक्शन एक्ट 1952। चलिए, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू ही इलेक्ट होते हैं, चूज किए जाते हैं, ठीक है। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं मैंने यहाँ पे एकदम क्लियर मेंशन कर दिया, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, इलेक्टोरल कॉलेज, और जिसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, एमपीज ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इलेक्टेड लिखा है, नॉमिनेटेड नहीं लिखा है, ठीक है। जिसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। और तीसरा और चौथा देखते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमएलए 29 स्टेट, ठीक है, यानी कि हमारे जो है ये एमएलए यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इलेक्टेड एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी 1992 ऑनवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो नहीं होते थे ना सीएम, ठीक है। तो ये चारों पार्टिसिपेट करते हैं, कौन नहीं करता, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते, और हाँ एमएलसी यानी मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ही कम स्टेट में होते हैं, हर जगह तो होते नहीं। तो ये मिलके इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट। क्लियर? चलिए, और तीसरा पॉइंट ये है कि डिस्प्यूट कैन ओनली चैलेंज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, यानी कि जो भी इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद कोई भी डिस्प्यूट को आप चैलेंज कर सकते हो, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक पॉइंट यहाँ से हटा दिया गया है। ध्यान देना कि कोई भी डिस्प्यूट जो है ऑन द ग्राउंड ऑफ वैकेंसी ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग के दौरान जो होगा, इलेक्शन के दौरान अब कोई भी डिस्प्यूट नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर वैकेंसी मतलब कुछ एब्सेंट है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो भी वो जो है मायने नहीं रखता है। अंडरस्टूड कि कोई भी इलेक्शन जो है उसको, इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट पूरा इलेक्शन खत्म होने के बाद किया जाएगा, दौरान नहीं किया जाएगा। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब हमको बढ़ लेते हैं कुछ ऐसे प्रेसिडेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन जो अक्सर एमसीक्यू में, यानी अगर आप पीटी वाले हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको बस पता होना चाहिए। जैसे कि ओनली प्रेसिडेंट टू बी री इलेक्टेड, ठीक है, तो ये तो आप सब जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली प्रेसिडेंट टू गेट
थ्रू सेकेंड राउंड ऑफ काउंटिंग। मैंने आपको बताया है काउंटिंग का वाला, आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। यानी कि ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट है जो सेकेंड राउंड ऑफ काउंटिंग तक गया, फर्स्ट में नहीं हो चुका है। तो इनका आंसर है वीवी गिरी जी, ठीक है। थर्ड है फर्स्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है। तो इसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, ओके। नेक्स्ट फर्स्ट एससी प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी कि शेड्यूल कास्ट प्रेसिडेंट कौन थे? इसका आंसर है के आर नारायणा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो ये हम सब जानते हैं डॉक्टर प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस, ठीक है, यानी कि अपने ऑफिस में ही किनका देहांत हो गया था? इसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। अंडरस्टूड? ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आप प्रेसिडेंट के बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है प्रेसिडेंट का, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। हम इसको देखते हैं, इसमें क्या है। कब कब हम प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हटा सकते हैं? तो इसका जो प्रोसीजर है इसके बारे में मेंशन किया गया आर्टिकल 61 में। ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को कब कब हम हटा सकते हैं उनके पोजीशन से, लेकिन ये हम सिर्फ 2 ही केस में कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 ही केस। यानी कि सबसे पहले वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रेसिडेंट ने कोई ऐसा काम किया है जिससे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के नियम का उल्लंघन किया है, तो हम उन्हें हटा सकते हैं। दूसरा इनकोर्चमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उन्होंने कुछ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को क्षति पहुंचाई है, तब क्यों? क्योंकि इन्हें गारंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ऐसी पोजीशन पे होने के बाद अगर वो कोई ऐसा काम करे तो उन्हें उनकी पोजीशन से हटा दिया जाता है। अब आर्टिकल 60 में बता दें तो आर्टिकल 60 में मेंशन था ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, आपको पता हो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की, कि हम ऐसे थोड़ी ना उन्हें हटा सकते हैं। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या होगा, रेजोल्यूशन ना किसी भी हाउस में पास हो सकता है, फिर वो चाहे लोकसभा में पास हो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का, या राज्यसभा में पास हो, ठीक है, किसी भी हाउस में पास हो सकता है। और इसकी 2 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि 14 डेज प्रायर नोटिस जो है प्रेसिडेंट को दिया, उस वक्त जो है प्रेसिडेंट उनको दिया जाए, कम से कम 14 डेज का नोटिस उनके पास पहले ही पहुंचना चाहिए। और दूसरा कि जिस भी हाउस में ये रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके 1/4 मेंबर ने इसका अप्रूवल साइन कर दिया। अगर ये 2 कंडीशन पूरी है तो फर्स्ट प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब रेजोल्यूशन पास हो गया है तो अब रेजोल्यूशन इज डिबेटेड। मैंने स्पेशली वर्ड लिखा है यहाँ पे, वर्ड मेंशन किया है ताकि आप समझे। डिबेट होगा इसके ऊपर, इस मामले के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, और अगर एग्रीड हो गए तो फिर इसको रेजोल्यूशन को पास भी कर दिया जाएगा विद स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? ऐसा का मतलब यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी, आई थॉट आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनको बताती हूँ। 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है, हाउस में टोटल जितने नंबर्स है मेंबर के, उसके मोर देन 2/3 लोग मेंबर्स ने इसको पास कर दिया है, तो ये होगी स्पेशल मेजोरिटी। ऑर्डिनरी मेजोरिटी होती है जब मोर देन 50% मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको कहते हैं ऑर्डिनरी, और सी होते हैं स्पेशल। चलिए फर्स्ट हाउस से जो पास हो गया विद स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, अब ये आएगा दूसरे हाउस की तरफ, ठीक है, फर्स्ट हाउस में पास, अब ये जाएगा सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस में अगेन डिबेट होगा, डिस्कस होगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा हाउस है वो एक कमेटी फॉर्म करेगा, ठीक है, वो एक कमेटी बनाएगा कुछ चंद मेंबर्स की, जो इस मैटर में देखेंगे कि क्या मैटर है, कुछ चेंज करना है या नहीं करना है, ये पूरा उनके उस हाथ में जाएगा। अब रही बात प्रेसिडेंट की, जिनका पूरा यहाँ पे इम्पीचमेंट हो रहा है, उनके पास बोलने का हक यहाँ पे है, वो कमेटी के सामने प्रेसिडेंट राइट टू डिफेंड। अब ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, जो भी मैटर है, क्या है, कैसा है, क्या इनको लगा, क्या नहीं लगा, पूरा यहाँ पे चलेगा प्रेसिडेंट और कमेटी का, ठीक है। अब अगर ठीक है, अब जो भी हुआ सो हुआ, सपोज कि अब कमेटी ने इसको आगे पास कर दिया, ठीक है, अगर कमेटी ने पास कर दिया तो उसके बाद क्या है, ये जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाएगा। कमेटी तो ऑफकोर्स हाउस में बोलेगी, फिर हाउस इसको पास कर देगा, तो प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच्ड हो गया, वो अपनी पोजीशन से हट गए। बस इतना ही प्रोसीजर है प्रेसिडेंट जैसी पोजीशन का। कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ना ही पास होता है ना ही साइन होता है, ठीक है, बस हाउसेस से इन्हें अगर पास हो गया तो ये इम्पीच हो जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं और देखते हैं प्रेसिडेंट की पावर्स।
इनके पास कई सारी पावर है, कई सारी पावर है। सबसे बड़ी पोजीशन ये होल्ड करते हैं, इनके पास बहुत सारी पावर है। देखते हैं उनमें से कुछ। हर एक सेगमेंट में इनके पास पावर है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास है, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर इनके पास है। अब आपको पता हो फर्स्ट मीटिंग होती है हाउसेस की, वो प्रेसिडेंट ही बुलाते हैं, ठीक है। इनके पास पावर है, ये लोकसभा की मीटिंग को, लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, फिर री-इलेक्शन बुला सकते हैं। इनके पास मिलिट्री पावर भी होती है। आप सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस कहा जाता है, इन्हें सेनापति कहा जाता है, ठीक है। सुप्रीम कमांडर, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, अगर आपको नहीं पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि इन्हें सुप्रीम कमांडर के नाम से जाना जाता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सेना के सेनापति प्रेसिडेंट होता है। इनके पास डिप्लोमेटिक पावर, ये तो हमने डिस्कस किया है कि जितने भी इंटरनेशनल जो भी रिलेशंस होता है, बायलैटरल एग्रीमेंट्स वगैरह जो भी बनते हैं, वो सब साइन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साइन करता है, ठीक है। इमरजेंसी पावर आप सब जानते हैं कि इमरजेंसी पावर लगाते हैं हम। अच्छा, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट डाउन करके बताना कि बिहार में अब तक कितने बार इमरजेंसी पावर लगी है, ओके। इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, जो मैंने अभी डिस्कस किया है आपके साथ। इसके अलावा और भी इनके पास कई सारी पावर होती है। तो आई होप कि आपको ये जो प्रेसिडेंट का कंसेप्ट है ये यहीं तक है। हमने अपॉइंटमेंट से लेके मीनिंग से लेके इनका पूरा इंक्रीजमेंट पावर सब कुछ हमने अपने इस वीडियो में कवर किया है। इतना ही आपके लिए काफी है।